थीमेटिक फंड बहुत सारे हैं, और क्या ये सही समय है थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या जो ऑलरेडी थीमेटिक फंड चल रहे हैं क्या हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और ये फंड और फंड से कैसे अलग है, हम वो उस बात की आप इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये जो मोतीलाल ओसवाल का कंजम्पशन फंड है, ये फंड और जो ऑलरेडी फंड चल रहे हैं उन फंड से कैसे अलग है, और ये हमें हटके रिटर्न कैसे दे सकता है। तो देखिए, नॉर्मल जो फंड पहले से चल रहे हैं उनका अगर बात करें तो बेसिक थीमेटिक फंड है। लाइक जो कंजम्पशन के सारे प्रोडक्ट है उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे बिस्कुट हो गया, शैम्पू हो गया, जो घर के अंदर सारी चीज़ें यूज़ होती है, जो नॉर्मल यूज़ होती है, हर तरह के जो कंजम्पशन के प्रोडक्ट है वो उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो सारे थीम उसकी तरफ बेस है। पर ये जो मोतीलाल ओसवाल का जो कंजम्पशन फंड है ये थोड़ा हटके है। ये हटके इसलिए है कि ये लग्जरी आइटम में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब लग्जरी आइटम में इन्वेस्टमेंट करने का क्या बेनिफिट है, देखिए एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करिए आपकी सैलरी है या आपकी इनकम 50,000 है, ठीक है, और आप 3 रोटी खाते हैं। अब कल को आपकी सैलरी डबल हो जाए, यहाँ से 50,000 से 1 लाख हो जाए, 1.5 लाख या 2 लाख हो जाए, तो आप 3 रोटी से 5 रोटी या 10 रोटी नहीं खाएंगे। आपके जो खाने की जो बेसिक नीड है, या बेसिक आप शैम्पू यूज़ करते हैं या बेसिक जो भी यूज़ करते हैं वो उतना ही रहेगा। थोड़ा बहुत आप इन्वेस्टमेंट बनाएंगे, पैसे बचाएंगे, लेकिन और जब जब एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो हम उसे लग्जरी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये वो लग्जरी चीज़ों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये उन सारे चीज़ों में, उन सारे स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी। अब लग्जरी चीज़ों में क्या होता है, ज्वेलरी की जो चीज़ें हैं उसमें ये उसके स्टॉक ये कंपनियां लेंगी अपने पोर्टफोलियो के अंदर, क्योंकि आज जिस तरह से फैशन बढ़ते जा रहा है, ज्वेलरी हम 2 तरह से यूज़ करते हैं, एक तो फैशन के लिए और दूसरा सिक्योरिटी के लिए, कि हमारे पास कुछ सोना या चांदी हम घर में सेव करके रखें ताकि खराब टाइम आए तो हमें उसे बेच के हम अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। तो हम वहाँ भी लग्जरी आइटम को यूज़ करते हैं, सॉरी ज्वेलर को यूज़ करते हैं, ज्वेलरी को। उसके बाद आता है कपड़े। अगर आपकी सैलरी और आपकी इनकम बढ़ती है, जिस तरह से अब इंडिया में देखेंगे तो धीरे धीरे लोगों की सैलरी बढ़ती जा रही है, तो कपड़े भी हम फिर ब्रांडेड पड़ने लग जाते हैं। नॉर्मल हम जो 500 का शर्ट पहनते थे फिर हम 2,000-5,000 का शर्ट पहनने लग जाते हैं। अगर मैं अपने सराउंड बात करूँ तो यहाँ भी पहले बड़े बड़े मॉल नहीं थे, अब बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं जो एक शर्ट की कीमत ही 5-6 हज़ार रुपये होती है। ऐसे शर्ट भी यहाँ पे अब बिक रहे हैं आराम से, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं तीसरी आइटम है फ़ोन। नॉर्मल 5-10 हज़ार के फ़ोन में हमारी सारी नीड पूरी हो जाती है। आप कोई से भी वो फ़ोन ले लो, आप 10 से 15 हज़ार के फ़ोन के अंदर आपकी फ़ोन की सारी नीड पूरी हो जाएगी। लेकिन फिर भी लोग 25-30-50 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख का फ़ोन लेते हैं सिंबल के तौर पे कि हम, मेरे पास भाई महंगा फ़ोन है। तो वो भी लग्जरी चीज़ों में लोग जाते हैं। इवन लोग ईएमआई पर भी चीज़ें खरीद लेते हैं। जो महंगे 1-1.5 लाख के जो आईफोन है या सैमसंग के जो एस कैटेगरी जो फ़ोन है, कैटेगरी के जो फ़ोन है, लोग ईएमआई के थ्रू खरीदते हैं। तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मार्केट है जो लोग स्टेटस सिंबल के लिए चीज़ें खरीदते हैं। टेलीकॉम की बात करें तो टेलीकॉम के अंदर भी आप बहुत सारी चीज़ें आ रही है। फार्मा, हॉस्पिटल, फार्मा के अंदर तो हॉस्पिटल मतलब आप देख ही रहे हैं कि एक बार कोई बंदा हॉस्पिटल में गया, एक छोटी सी भी बीमारी हो तो 5-10 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाता है। QSR की बात करें तो लोग क्विक रेस्टोरेंट का जो सिस्टम चला है उसके अंदर फटाफट लोग खाना ऑर्डर करना चाहते हैं, खाना तुरंत आ जाए, इसलिए उसका यूज़ करते हैं। लगेज की बात करें तो लोग प्रीमियम लगेज आज लेते हैं। बैग की भी बात करें तो 2-3 हज़ार, 5 हज़ार का लोग आज लगेज ले लेते हैं। वाइट गुड्स की बात करें तो वाइट गुड्स के अंदर आप घर की जो सारी चीज़ें हैं, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, AC है, आपका TV है, ये बेसिक नीड है कि लोग को ये चाहिए। आज जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, हर घर में फ्रिज और AC की रिक्वायरमेंट है। अभी भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे घर है जहाँ AC, बहुत सारे के 80% घर ऐसे हैं जहाँ पे AC तो नहीं है, फ्रिज तो भी होगा। और जिस तरह से एटमॉस्फेयर तापमान बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन, हम सबको एक बेसिक नीड होगा कि हमें AC की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। होम अप्लायंस की बात कर ले, फैन है, लाइट है, एयरलाइंस है। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी आप ट्रैवल्स के लिए भी नॉर्मल बस या अपने जो भी ट्रैवल यूज़ करते हैं उसको छोड़ के हम एयरलाइंस की तरफ शिफ्ट होंगे। पेंट की बात करें तो नॉर्मल पहले पेंट करने जाते तो 5-10 हज़ार में ख़त्म हो जाता था। आज वही घर को पेंट करना हो तो 2 से 3 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि पेंट की भी कई सारी वेराइटी आ गई है। अल्कोहल सेविंग बढ़ती जा रही है। फिर वायर और केबल की बात कर ले, उसके अंदर भी डिमांड है। होटल्स के अंदर डिमांड है। आज लोग बाहर ज़्यादा खाने जा रहे हैं, घूमने ज़्यादा जा रहे हैं,
तो ये सारी इंडस्ट्री जो लग्जरीज प्रोवाइड करती है, फुटवेयर है, नॉर्मल चप्पल सैंडल से काम हो जाता था, आज के जो बूट की बात करें तो 5-6 हज़ार से तो अच्छे एक ब्रांड की कंपनियों की शूज़ शुरू होती है और लोग उसको अच्छे से खरीदते हैं। आज गाड़ी की बात करें तो गाड़ी में भी ऐसा ही है, लोग अच्छे से अच्छी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, हर चीज़ में लग्जरी प्रोडक्ट वो खोजते हैं, नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं खोजते। और इनका थीम ही है लग्जरी बेस्ड प्रोडक्ट, जो भी कंपनियां बनाती है वहां पे इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? इस फंड का भी सारे इन्वेस्टमेंट फंड का जो ऑब्जेक्टिव होता है वही है लॉन्ग टर्म में आपका पैसे को बढ़ाना, वेल्थ क्रिएट करके देना। और ये वेल्थ क्रिएट करके देगा थीमेटिक फंड के थ्रू, के जो अलग अलग सेक्टर के अंदर, ये अलग अलग थीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपका वेल्थ क्रिएट करके देंगे। इसका भी सेम ऑब्जेक्टिव है। अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें, कितना टाइम के लिए आपको ये फंड लेना चाहिए, तो मिनिमम 5 से 7 साल का नजरिया हो तभी आप इस फंड में जाइए, अदरवाइज आप इस फंड को अवॉइड करिए। क्योंकि थीमेटिक फंड है, डाइवर्सिफिकेशन यहाँ रहेगा पर इतना नहीं रहेगा जितना नॉर्मल फंड के अंदर होता है। और ये आपको आगे चल के अगर मार्केट अंडर परफॉर्म रहा तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो 5 से 7 साल का नजरिया हो तभी आप इस फंड के अंदर जाइए। और अब बेसिक डिटेल की बात कर लेते हैं। तो फंड हाउस की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस है। स्कीम की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल कंजम्पशन फंड का नाम है। कैटेगरी की बात करें तो थीमेटिक फंड है। स्कीम की बात करें तो ओपन एंडेड स्कीम है, एनएवी 10 रुपये का आएगा। अगर फंड मैनेजर की बात करें तो निकेत शाह इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, जिनको 15 साल का एक्सपीरियंस है फंड मैनेज करने का और इक्विटी मार्केट का। प्लान की बात करें तो रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान, दोनों प्लान के अंदर आप जा सकते हैं। ऑप्शन की बात करें तो ग्रोथ ऑप्शन है और डिविडेंड ऑप्शन है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन आएंगे। उसके साथ डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन है। मिनिमम SIP 500 रुपये आप कर सकते हैं, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 500 रुपया। लिक्विडिटी कितने दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा अगर आप इस फंड को बेचते हैं तो 3 दिन लगेगा, T+2 डे। इसके बाद करते हैं NAV डिस्क्लोज, तो हर दिन 11 बजे आवरली, जिस दिन बिजनेस डे होता है उस दिन रात के 11 बजे इनकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% है एग्जिट लोड और 3 महीने के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। यहाँ पे 3 महीने से पहले आपको 1% लग सकता है, लगेगा एग्जिट लोड। NFO की बात करें तो 1 अक्टूबर 2025 से NFO चालू हो गया है। NFO क्लोज होगा 5 अक्टूबर 2025 को और री इन्वेस्ट के लिए ये NFO ओपन हो जाएगा लोगों के लिए 29 अक्टूबर को 2025। तो NFO ऑलरेडी 1 तारीख से चालू हो गया है, 1 अक्टूबर से। आपको भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हैं आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट। अगर मेरा पर्सनल व्यू जानना चाहते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ इस फंड के बारे में, तो देखिए ऑलरेडी बहुत सारे थीमेटिक फंड है, उनका भी रिटर्न इतना कुछ खास नहीं रहा। थीमेटिक फंड कब चलते हैं? जब कोई स्पेशल टाइम होता है कि मार्केट बहुत अंडर वैल्यूड है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, उस कंडीशन में थीमेटिक फंड अच्छा रिटर्न दे देते हैं। और नॉर्मल अगर आपके पोर्टफोलियो में ज़रूरत है तो आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत जगह है 5-10% का, तो आप उसके अंदर पैसा डाल सकते हैं। लेकिन स्पेशल इस फंड के अंदर पैसा डालने के लिए मेरे हिसाब से तो मैं मना करूंगा, क्योंकि ये फंड चला तो ठीक है, नहीं चला तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। नॉर्मल फंड में क्या होता है, पैसा आते रहते हैं, लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं, जबकि थीमेटिक फंड में ऐसा नहीं होता है। थीमेटिक फंड में किसी थीम को पकड़ना, वो थीम परफॉर्म करे ना करे, क्योंकि पीछे बहुत सारे थीमेटिक फंड है जिनका रिटर्न होना चाहिए वैसा रिटर्न नहीं है। तो आप अपने एडवाइजर से सलाह लीजिए कि इस फंड के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए अगर आपके पोर्टफोलियो में जगह है थोड़ा बहुत तो फिर आप डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेश परचेस वो भी लमसम तो मत ही डालिएगा। अगर करना भी हो आपको तो SIP से शुरू करिएगा। SIP में क्या है, अगर मार्केट नीचे भी जाता है तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट तुरंत मिल जाएगा। तो थीमेटिक फंड इंडस्ट्री के सबसे रिस्की फंड होते हैं, इस वजह से भी इसे अवॉइड करिएगा। आगे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करिए, वो जो सलाह देते हैं उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करिए। हमारा कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।